प्लासी पढ़ चुके थे, बक्सर तक आ गए थे। बक्सर का युद्ध पढ़ना है, बंगाल आज खत्म करना है। टाइम मिलेगा तो कुछ और भी देखा जाएगा। बैटल ऑफ बक्सर, बाईस अक्टूबर 1765 64 सॉरी। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम के साथ 1760 में मुंगेर की संधि हुई। और इस मुंगेर की संधि में तय हुआ कि मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा, जिसके बदले में वो मीर जाफर से ज्यादा अधिक क्षेत्र, राजस्व के क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान करेगा। एक्चुअली मूल बात थी भी यही, अंग्रेजों की वही जरूरतें जो दक्षिण भारत में थी, जिसको बंगाल से पूरा करना चाहते थे, मीर जाफर से आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। और उससे मतभेद का मूल कारण यही था। हालांकि हालवेल ने उस पर आरोप लगाया था कि डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। बेनस्टाड आते ही उसके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया कि इसको हटाया जाए। मुंगेर की संधि बेनस्टाड ने ही की थी। भूमिका बन गई, मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया गया। तो मीर कासिम ने जो सुधार किया, जिसको कल हम लोगों ने चर्चा किया है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उस सुधार से अंग्रेजों को कुछ ज्यादा चिढ़ हुई। आर्थिक सुधार, सैनिक सुधार, कुल मिलाकर के बंगाल को मजबूत करने का जो उसने प्रयास किया है, अंग्रेजों के लिए सराहनीय था। राजधानी भी उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। तो अब मीर कासिम को हटाए जाने की साजिश हुई। वो पटना की घटना पर कल चर्चा हुई थी। पटना की घटना हुई, एलिस को पराजित किया, मीर कासिम ने कुछ अंग्रेजों को कैद किया, समरू की सलाह पर उनकी हत्या कर दी। क्योंकि नवाब वो बनाया गया था अंग्रेजों के माध्यम से ही, अंग्रेजों के द्वारा उसको अपदस्थ कर दिया गया और मीर जाफर को पुनः एक बार नवाब बना दिया गया। तो ये जो पटना की घटना है, पूरी तरीके से जिम्मेदार है अगले युद्ध के लिए, नेक्स्ट वार के लिए। अगले स्टेप पर मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ जाता है। सुजाउद्दौला के यहाँ ऑलरेडी शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट हैं वो हैं इलाहाबाद में। नजमुद्दौला के भय से इलाहाबाद में वो संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। मीर कासिम के साथ एक समझौता होता है सुजाउद्दौला और शाह आलम से अंग्रेजों के विरुद्ध। समझौता लड़ने को लेकर के था, युद्ध को लेकर के था। फलतः तीनों की सम्मिलित शक्ति अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हुई। ब्रिटिश मुनरो, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना है, और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीन की मिली जुली सेना। 22 अक्टूबर 1765 बिहार में बक्सर नामक स्थान पर, बक्सर में ये लड़ाई होती है।
लड़ाई कैसे होती है बहुत चर्चा का विषय नहीं है। कुल मिलाकर के ये सम्मिलित सेना अंग्रेजों से हार गई। बक्सर का युद्ध भारतीय सेना पराजित हो गई और इस पराजय ने एक जो सबसे बड़ी चीज अंग्रेजों के लिए प्रूफ किया है, सिद्ध किया है, वो है अंग्रेजों की वास्तविक विजय। ये एक अच्छा प्रश्न भी है, आता भी रहता है कि बक्सर की विजय ने प्लासी की विजय पर पक्की मोहर लगा दी। यानी the war of Buxar proved the British power on war of Plassey। पक्की मोहर लगा दी और इसका परिणाम भी कुछ अलग ही आएगा। एक्चुअली थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। प्लासी की विजय भी अंग्रेजों ने पाई थी। परिणाम जो कुछ भी निकला, 24 परगने की जिम्मेदारी जो मिला, कठपुतली नवाब संचालित होने वाले अंग्रेजों से, लेकिन ये विजय अधूरी थी बक्सर की विजय की तुलना, क्योंकि यह युद्ध एक षड्यंत्रात्मक वातावरण में जीता गया और अभी भी ये भ्रम था भारतीय पक्ष में भी और अंग्रेजों के खेमे में भी कि अगर ये षड्यंत्र ना हुआ होता तो शायद अंग्रेज कभी भी ये युद्ध जीत नहीं सकते। और ये भ्रम अगर है तो फिर साथ ही साथ ये भी भ्रम है कि अगर कभी भविष्य में षड्यंत्र मुक्त वातावरण अगर भारतीयों को मिलती है, मैं भारतीय शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि भारत के संदर्भ में बोल रहा हूं, और युद्ध की नौबत आती है तो फिर अंग्रेजों को पराजित होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये भ्रम है या सच है जो भी है, लेकिन भारतीयों के दिमाग में कूट कूट कर भरी है और थोड़ा बहुत अंग्रेज भी डर रहे हैं, यार चलो ठीक है एक बार धोखा देके तो जीत गए, लेकिन रहना लंबा है। अब भविष्य में बाय द वे धोखा न सक्सेस हुआ, लोग राष्ट्रवादी हो गए, तब तो सब गड़बड़ है। वो कदम भी बहुत सोच समझ के उठा रहे हैं, वो ऐसा स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे कि कुछ ज्यादा बुरा लग जाए भारतीय से। लेकिन जब बक्सर जीते जिसमें किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं था, 3 लोगों ने मिलकर लड़ाई की, एक भारी भरकम फौज थी, जबकि अंग्रेजों की सीमित सेना लेकिन प्रशिक्षित, और फिर भी ये पराजित हुए, तो ये भ्रम टूट गया कि वातावरण षड्यंत्र का हो या षड्यंत्र मुक्त हो, भारतीय सेना किसी भी मामले में
अभी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रूप से हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र जो भी वो है, उसमें पीछे तो है। स्ट्रेटजिकल रणनीतिक मामला हो, यूनिटी का मामला हो, किसी भी मामले में एकजुटता नहीं है। तो ऐसे में ये एक नहीं है, ये इनकी आंतरिक कमी है अथवा कमजोरी है। और कमजोरी पर विजय पाना आसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये वो कमजोरी है जिसको दूर करने के लिए सदियों लग जाते हैं, लगे ही हैं, तभी मैं कह भी रहा हूं। ये कमी जब दूर हुई है तभी भारत आजाद हुआ है। जो गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, शायद इस कमी से मुक्त था। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में मुक्त नहीं था, लेकिन जितना भी था अंग्रेजों के खिलाफ उतना ही पर्याप्त चर्चा होगी। तो बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को यह पक्का कर दिया कि हम ऑलरेडी जीते हुए हैं और इनको कभी भी पराजित कर सकते, इनको पराजित करना कोई बहुत कठिन काम नहीं। अब वो जो करेंगे वो खुले मन से करेंगे, बिना डर के करेंगे, बिना भ्रम के करेंगे। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि बक्सर की विजय ने प्लासी की विजय पर पक्की मोहर लगाई। ये पक्ष तो हो गया वास्तविक और अवास्तविक का। एक दूसरा पक्ष भी है जो भौतिक है, आर्थिक रूप से भौतिक, और वो पक्ष है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के प्लासी की विजय के बाद, जिन उद्देश्यों को लेकर के ब्रिटिशर्स ने एंट्री की थी बंगाल में और ऐसे विधियों को इम्प्लीमेंट किया था जिससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो, अधिक से अधिक धन लिया जा सके और दक्षिण भारत में अन्य भारतीय शक्तियों के विरुद्ध और यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके, तो पूरा तो हुआ नहीं। मिर्जापुर को हटाया भी इसीलिए गया था। तो उसकी पूर्ति के लिए, उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए बक्सर के विजय के बाद उन्होंने कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लाए। कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लाए, स्थापित किए और अधिक से अधिक काफी मदद मिली उधर जो कच्चापन था इधर पक्का हुआ थोड़ा कि नहीं हुआ, इस मामले को लेकर के भी। बक्सर ने प्लासी को पूरा किया। फिलहाल इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं, परिणाम देखते हैं। इस जीत ने जब ये सिद्ध किया, यानी प्लासी को पक्का किया, तो एक प्रश्न अचानक जहन में उठता है कि फिर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता सीधे सीधे भारत में क्यों स्थापित नहीं की। यहाँ की सत्ता पर उनका कब्जा हो जाना चाहिए था, साम्राज्य स्थापित हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं की।
दो तीन कारण है, बिल्कुल बिंदुवार आप लोग नोट कर सकते हैं, काम आ सकता है, अच्छा कारण है। पहली डर, वो डर फेयर कौन सा था जिसके कारण वो यहां पर ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना नहीं हो पाई? पहला कारण प्रशासनिक अधिकारियों की कमी, ऐसे ही नोट कर लीजिए, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारियों की। देखो, अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने का मतलब फिर अंग्रेज प्रशासक भी होने चाहिए। भारतीय प्रशासक तो काम करेंगे नहीं उस तरीके से, करेंगे भी तो षड्यंत्र बहुत होगा। तो पूरी तरीके से सत्ता पर कब्जा पाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी उनके फेवर के होने चाहिए, जो अभी उतने नहीं बन पाए, उतने क्या, बहुत कम मात्रा है। तो पहली चीज तो ये दिक्कत। दूसरी बात, अगर बंगाल की सत्ता इनके हाथ में, ये अपने हाथ में कैप्चर कर लेते, तो अन्य यूरोपीय शक्तियां जिनको अलग अलग इन्होंने पराजित करके बैकफुट पर कर दिया था, पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी, ये एक हो सकते थे, क्योंकि इनको लगा यार तो व्यापार का मामला था, चलो ठीक है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में थोड़ा बहुत संघर्ष, उस संघर्ष में आप हारे, हम हारे, आप जीते, चलो ले गए। लेकिन भारत की सत्ता जब इनके हाथों में जाती या जाते देख, फिर वो तो भड़क जाते, यार ये तो पूरा लेके चले गए, मतलब हम लोग तो एकदम बेवकूफी थे। तो अन्य जो यूरोपीय देश थे जो व्यापार के लिए आए थे, पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी, ये एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध कर सकते थे। अब एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध करने का मतलब है कि अंग्रेज ठीक है, सशक्त है, स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन इतना भी तो नहीं पूरे विश्व को इकट्ठा से हरा दे, ये भी मामला नहीं है। तो इस कारण भी ये नहीं कर सकते थे, ये इनका पूर्वानुमान है, शायद दूरदृष्टि भी है। इसके बाद जो तीसरी बात है, मुगल सम्राट की जो प्रतिष्ठा है वो अभी भी थी। ठीक है, राज्य क्षेत्र, इकोनॉमिक कंडीशन वो नहीं रही, वो उनकी अपनी निजी प्रॉब्लम है, अयोग्यता है, और अयोग्यता के कारण नहीं रही। लेकिन जो मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा है देश में, वो तो है। और जब ये देश में अन्य प्रांतपतियों को पूरे क्षेत्र में सूचना जाती कि मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, ब्रिटिशर्स ने हुकूमत स्थापित कर लिया, क्योंकि बक्सर में तो शाह आलम द्वितीय को भी हराए थे, तो दिल्ली भी सीधे सीधे जाती। ऐसे में भारतीय शक्तियां भी जो तितर बितर थी, मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा भी थी, अगर उस पर प्रतिष्ठा पर इनके शासन स्थापित करने से, सत्ता हथियाने से उस प्रतिष्ठा पर आ जाती, तो भारतीय शक्तियां जो बिखरी थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो सकती थी, और ऐसा होने पर भी अंग्रेजों के अस्तित्व पर खतरा, ज्यादा टिकाऊ शासन न हो पाता। इसलिए भी ये सत्ता स्थापित नहीं कर सकते। तो
मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा। और चौथी बात, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो विस्तार के पक्ष में नहीं थे। एक मिनट। तो ये 4 बिंदु हमने दिया है, इसको आपको समझ में आ रहा है, इसको आप विस्तार भी कर सकते हैं, बहुत डिटेल में आज नहीं जा पा रहे हैं यार। एक्चुअली बताएं थोड़ा सा, हाँ बहुत डिस्टर्ब भी हमको हो रहा है, इसलिए नेटवर्क पर बाधित, फिर भी हम आपको जो बता रहे हो काम का ही है, ठीक है। तो ये बिंदुवत जो चर्चा हुई, ये भारत में सत्ता स्थापना ना कर पाने का कारण था बक्सर के विजय में बाद, जबकि विजय इस प्रकार से थी कि वो चाहते तो सत्ता स्थापित कर सकते थे फिर भी। अब यहाँ पर एक प्रश्न इस नेचर का बन सकता है, खास करके मुख्य परीक्षा में, कि वे जो दिल्ली, अवध और बंगाल जैसी, वे जो दिल्ली, अवध और बंगाल जैसी शक्तियों को पराजित कर भारत के उसी समय वास्तविक हकदार हो सकते थे सत्ता के लिए। उसी समय हकदार, इस नेचर का क्वेश्चन आया है, हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। तो इस प्रकार से प्रश्न अगर बनाया जाए तो इन सब कारणों को दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये संभावना 1765 में बक्सर की विजय हुई, विजय के बाद जो घटना हुई 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र नजमुद्दौला नवाब बनाया गया। अभी वो अल्पवयस्क था, यानी कि छोटा था, इसलिए पूरी तरीके से प्रशासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथों में। रॉबर्ट क्लाइव बैनस्टार्ड के बाद पुनः भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, गवर्नर जनरल बनकर के आता है। रॉबर्ट क्लाइव एक बार फिर गवर्नर जनरल बन के आता है। ये क्लाइव की दोहरी गवर्नरशिप है। और आने के बाद इस विजय को जो उसने भुनाया है, प्रॉफिटेबल बनाया है, वो इस प्रकार से उसने, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की 2 संधियां की। रॉबर्ट क्लाइव ये 1765 टू 1772 तक गवर्नर जनरल रहा है। गवर्नर जनरल नहीं, इसने पराजित शक्तियों के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की।
प्रथम द्वितीय। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, द्वितीय संधि 16 अगस्त, कोई 15 भी कहते हैं, कोई इसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। 1765 ये संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। हस्ताक्षर जिन लोगों ने किया था इसमें क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला। तत्कालीन नवाब नजमुद्दौला थे, तो नजमुद्दौला ने इस पर हस्ताक्षर किया था। संधि की जो शर्तें थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी एक अधिकार पत्र पास करके मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को दे दिया। क्योंकि मामला बंगाल का है, इसलिए नजमुद्दौला का भी हस्ताक्षर हुआ है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त के फरमान के द्वारा कंपनी को दे दिया गया। दूसरी बात, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र अवध से लेकर के मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। क्योंकि ये क्षेत्र जो है अवध का है, तो तुरंत दिया नहीं गया, लेकिन वादा किया गया इलाहाबाद और कड़ा के जिले भूराजस्व क्षेत्र अवध से लेकर के मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। इसको इसी रूप में लिखा, दे दिए जाने का वादा किया। प्रॉमिस टू गिव द रीजन ऑफ अवध एंड कड़ा एंड इलाहाबाद टू मुगल एम्परर फ्रॉम नवाब ऑफ अवध सिद्धौला, तो दे दिए जाएंगे। तीसरी शर्त है, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, एनुअल पेंशन दी जाएगी। देखो, आय का इतना बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों खात में चला जा रहा, बंगाल जो आय सबसे ज्यादा आय तो यहीं से होती थी। हालांकि बंगाल स्वतंत्र हो गया था, फिर भी जो भी कर का एक हिस्सा केंद्र को जाता था, वही एक बड़ी आय थी। तो आय का इतना बड़ा क्षेत्र का अंग्रेज ले रहे हैं, तो बदले में संतुष्ट भी तो रखना है। क्योंकि अभी जो शंका जताई गई थी कि शासन सत्ता स्थापित क्यों नहीं की, तो शंका में एक शंका ये भी थी कि मुगल सम्राट की एक प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा पर आंच आने से यहाँ की जो बिखरी हुई शक्तियां एकजुट हो सकती थी और विरोध कर सकती थी। तो ऐसे में उसका सब कुछ ले करके उसको भिखारी बना के छोड़ देना, केवल मुगल सम्राट का नाम देकर के, वो भी तो प्रतिष्ठा पर आंच ही था। इसलिए मैनेज करना था, तो ये मैनेज किया गया। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र दिए जाएंगे और 26 लाख रुपए वार्षिक एनुअल पेंशन दी जाएगी। ये दूसरी शर्त। और इसी संध में अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिल गई। तीसरी बात है 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, मुगल सम्राट को
और चौथी बात है, उत्तरी सरकार, ये तटीय क्षेत्र है कहाँ का, उड़ीसा का, उत्तरी सरकार की जागीर अंग्रेजों को ठीक है, यही प्रभाव है। सियारुल मुख्तारीन के लेखक गुलाम हुसैन ने लिखा है, वो तत्कालीन उस समय के लेखक हैं, कि इस संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना एक गधा खरीदने में लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या हैसियत यानी औकात रह चुकी है। तो मुखौटा बनाए रखा गया ताकि विद्रोह की स्थिति न उत्पन्न हो, और अधिक से अधिक आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की गई, और उस लक्ष्य को, उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास किया गया जो दक्षिण भारत के लिए इन्होंने पहले से सोच रखा। तो ये इलाहाबाद की पहली संधि है। इलाहाबाद की दूसरी संधि ये सुजाउद्दौला से हुई है। कलायू और सुजाउद्दौला के बीच। पहली बात तो इसकी यही है, हस्ताक्षर भी नहीं दोनों को है, तीसरा कोई नहीं। पहली बात तो इसकी एक इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए। संधि के माध्यम से मुगल सम्राट को इलाहाबाद और कड़ा के जिले दे दिए गए। दूसरी बात, ये तो पहला वाला वादा पूरा हुआ। अब क्योंकि हारे अवध भी है, तो प्रभाव तो इस बक्सर के युद्ध का तो अवध तक जाएगा, दिल्ली तक गया ही। 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त है। अवध अपनी तरफ से क्या अंग्रेजों को दे रहा है कंपनी को, 50 लाख रुपए नकद और चुनार का दुर्ग। ये अवध दे रहा है कंपनी को। तीसरी बात, वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। वाराणसी, जो वाराणसी के राजा के अधीन था, वाराणसी और गाजीपुर जो बनारस की संधि में अंग्रेजों के अधीन क्या, एक प्रकार से अवध का अधिकार क्षेत्र बना रहा है, लेकिन एक प्रकार से अधीन ही हो गया था। तो वाराणसी और गाजीपुर पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्थापित हो गई, ब्रिटिश सुपरमेसी। लेकिन वाराणसी के राजा बलवंत सिंह को अवध के अधीन ही माना जाएगा, ऐसा लिखा गया। मतलब अगर अवध के अधीन ही माना जाएगा, तो कंसीडर्ड अंडर द अवध, द स्टेट ऑफ वाराणसी कंसीडर्ड will be considered under the Awadh, while the British supremacy is established according to this treaty.
वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अब यहाँ मतलब ये है सर्वोच्चता से कि क्या कहते हैं, जो भी इनकम है इस क्षेत्र की, इनकम पर अंग्रेजों का अधिकार। और प्रशासनिक व्यवस्थाएं यानी जिम्मेदारियां ये उनका, और वो अवध के अधीन थे तो अपना वो और अवध मिल के देखें, फिर इनका कोई बहुत लेना देना, फिर इनको बस पैसे से मतलब, इस हिसाब से सर्वोच्चता। तो ये इसके बाद अवध में अगला पॉइंट, अवध में करमुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई कंपनी को। अवध में करमुक्त व्यापार करने की छूट कंपनी को दे दी गई। दूसरी बड़ी बात, अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर, अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक ब्रिटिश सेना अवध की राजधानी में रख दी गई। एक ब्रिटिश सेना रख दी गई जिसका पूरा खर्चा अवध के नवाब वहन करेंगे। एक प्रकार से जो सेवर्जिनिटी है, संप्रभुता, खास करके एक्सटर्नल सेवर्जिनिटी, बाह्य संप्रभुता, ये गई अवध की। तो ये इलाहाबाद की दूसरी संधि थी, 16 अगस्त 1765 को हुई। और इसी संधि के बाद, खास करके दूसरी संधि के बाद, अवध की स्थिति बफर स्टेट के रूप में विशेष रूप से हो गई। यानी ब्रिटिश राज और मराठों के बीच अवध की स्थिति बफर स्टेट के रूप में हो गई, एक ऐसे बिचौलिए राज्य के रूप में हो गई जो एक राज्य के खिलाफ अंग्रेजों का, यानी मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का पोषण करने वाला राज्य हो गया। यहां से अब पोषण करने वाला राज्य, धाय, इसने मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों के लिए धाय की भूमिका निभाई, पोषणकर्ता की भूमिका निभाई। तो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन चलिए नहीं करेंगे। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये बक्सर के युद्ध का परिणाम है, क्लियर हो गया। इस परिणाम के द्वारा पहली बार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन, ड्यूल रूलिंग सिस्टम, ड्यूल।
द्वैध शासन व्यवस्था। देखो, भारत में अंग्रेजों की कब्जे वाली जो पॉलिसी है, जो उपनिवेशवाद या उपनिवेश की स्थापना से शुरू होकर के साम्राज्य की स्थापना तक की यात्रा है, और साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना होती है, तो उस शासन व्यवस्था की स्थापना में, उस साम्राज्य की स्थापना का जो पहला कदम है वो है द्वैध शासन। मैं एक क्रम बताऊं, डिटेल में तो चर्चा होगी। द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में लागू किया। द्वैध शासन एक और भी 1919 भारत शासन अधिनियम। एक्चुअली वहां पर विभागों का बंटवारा था। शासन में विभाग, महत्वपूर्ण विभाग यानी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ऐसा करके बांटा गया था। कुछ विभाग अंग्रेज लेंगे, कुछ विभाग भारतीय। तो नॉन इम्पोर्टेंट, केवल जिम्मेदारियां निभाने वाली जो बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भारतीयों के, और इनकम वाले जितने विभाग थे सब अंग्रेज। चालाकी से ले, वो डायर की है, डायर की। एक विधानसभा में विभागों का बंटवारा, वो डायर, दो अलग अलग शक्तियों के पक्ष में। लेकिन यहाँ विधानसभा का ही बंटवारा है, दो विधानसभा। हालांकि ये मैं शब्द जनरल प्रयोग कर रहा हूँ, विधानसभा जैसा यहाँ कुछ यूज नहीं हुआ है। मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके स्पष्टीकरण के लिए, विधानसभा मतलब विधान करने वाली सभा, असेंबली। तो द्वैध शासन यहाँ पर, क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था है अरबी, मोनोक्रासी, दोहरा शासन स्थापित किया। अंग्रेज सत्ता पर नहीं बैठे, उन्होंने कुछ अधिकार अपने हाथ में ले लिए, जैसे सेना यानी कि प्रतिरक्षा, नियुक्ति, बड़े बड़े पोस्ट पर नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता है, राजस्व, इतनी सारी अधिकार इन्होंने अपने हाथ में ले लिए। ये अधिकारों का बंटवारा है। और एक अधिकार होता था जिम्मेदारी वाली, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। शासन और उत्तरदायित्व ऐसा होता है ना, शासन और उत्तरदायित्व। शासन इधर है, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। अकाल पड़ी है तो भैया राजस्व तो हो जाएगी अपने ना, हमारे सर पे का है सवाल। अकाल पड़ी, राजा वो है कि हम, जिम्मेदारी राजा। चोरियां बढ़ गई, लूट, फ्रॉड, तो भैया जाओ राजा के पास जाओ यार, हमारे पास क्यों आ रहे हो? हमसे नहीं मतलब, हमें शासक है क्या? समझिए, इतने बात से समझ लो। तो जो उत्तरदायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है, ये बंगाल के नवाब की थी। यानी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उत्थान का जो प्रोसेस है, भरण पोषण का जो प्रोसेस है, कल्याण का जो प्रोसेस है, ये नवाब करे। और कमाने का और नियंत्रण रखने का और शक्ति का मतलब पावर, ये अंग्रेज अपने हाथ में ले ली।
इस प्रकार से शासन का जो अधिकार है ये दो भागों में बढ़ गया। तो एक ही राज्य में दो लोग समानांतर शासन कर रहे हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था, इसको द्वैध शासन कहा। ड्यूल रूलिंग सिस्टम 1765 में इसकी स्थापना हुई है। और वारेन हेस्टिंग्स ने आकर के 1772 में इसको समाप्त कर दिया। क्या किया वो? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त करके एक नई पॉलिसी लाई, रिंग फेंस पॉलिसी। क्रम व्यवस्था समझिएगा, रिंग फेंस पॉलिसी वो तो चतुर्दिक घेरे की नीति। चतुर्दिक घेरे की नीति, अपने राज्य के अगल बगल मित्र राज्यों का एक घेरा बना लिया जाए। राज्यों के अगल बगल मित्र राज्यों का एक घेरा बना लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए मद्रास है या बंगाल। अब इसके चारों ओर के जो राज्य हैं बंगाल के, बिहार, उड़ीसा, असम, इसके बगल में अवध, ठीक है, एक मित्र राज्य। देखो तो इन्होंने क्या किया कि जैसे पड़ोसी मित्र हो, ये बहुत ज्यादा संभव है नहीं। हालांकि मैं पुरानी नीति बता रहा हूँ टोटल वाली, क्योंकि यहाँ पर कोई चर्चा है, कोई ऐसी कोई प्रासंगिकता इसकी है नहीं। लेकिन कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं यार, वो प्रासंगिक हो चाहे ना हो, लेकिन वो प्रासंगिक होती ही है कि पड़ोसी मित्र हो ही नहीं सकता। आपने घर से शुरू कीजिए और किसी भी स्तर पर चेक कर सकते हैं पड़ोसी अगर मित्र हो तो बताओ, लेकिन दिखावे को होता है। तो ये मान लीजिए आप हैं, आपका पड़ोसी तो चलो बहुत अच्छी मित्रता, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी अब इसका तो मित्र नहीं होगा ना। पड़ोसी का पड़ोसी यानी पड़ोसी है और पड़ोसी है, तो इसका ये मित्र तो होगा नहीं, इसका जस्ट पड़ोसी है। आपका यानी पड़ोसी का पड़ोसी जो होता है वो मित्र नहीं होगा, मित्र का मित्र, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपका मित्र हो जाएगा और पड़ोसी का शत्रु। इनका शत्रु और आपका शत्रु, यानी शत्रु का शत्रु मित्र, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये अब ये विधि मान लो यार, विधि है कि सामाजिक विधान है, यूनिवर्सल सोशल रूल है ये। तो खैर ये फार्मूला लगा के तो नहीं, लेकिन इनका मानना जैसे अवध को इन्होंने ऐसी संधि में जो बांधा, एक प्रकार से अवध की सुरक्षक जिम्मेदारी ले ली, खर्चा अवध के नवाब देंगे, तमाम सारी बातें। अवध एक प्रकार से इनके मित्र के रूप में स्थापित हुआ, या ये माने भरण पोषण करने वाला धाय जगह बफर स्टेट के रूप में। चलो ठीक है, जब आएगी पॉलिसी इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तो अगली जो नीति आई चतुर्दिक घेरे की नीति, अपने राज्य के अगल बगल मित्र राज्यों का एक घेरा बना लिया जाए, जिससे बाहर के शत्रु अगर अटैक करें, खासकर मराठे, तो फिर ये उसके मित्र लोग ही उसको झेलने, उसको बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत ना पड़े, और यही लोग पूरी तरीके से उससे
तो इनके सहयोग से भी कब्जे में आ सकता है। धीरे धीरे करके एक शासन व्यवस्था, रिंग फेंस पॉलिसी। अब आप सब मित्र बना तो लिया जाए, लेकिन मित्र पर जो रूल चल रहा है किसका चल रहा है? अंग्रेजों का चल रहा है। अवध के साथ क्या हुआ? जितने रूल रेगुलेशन किसके साथ है? उसके साथ। तो खास करके एक्सटर्नल जो सबऑर्डिनेटी की बात की जाए। अगले स्टेप पर अब ये चला है कब तक? फिर सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली आए और वेलेस्ली ने सहायक संधि, ये अगला नियम है, ये फार्मूला अपनाया। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, कि राज्य के साथ ऐसी संधि की जाए, अगर वो हस्ताक्षर करता है तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके राजकोष की जिम्मेदारी सब अंग्रेज लेंगे। उसको एक निर्धारित आय जो उसके खर्चे के लिए जरूरी है, उसके उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जरूरी है, वो उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और कर्ता धर्ता कुल होंगे अंग्रेज। इस बात के लिए उस राज्य से सहमति, इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर, एक प्रकार की शासन प्रणाली ये हो गई। अगले स्टेप पर डलहौजी के समय में आई हड़प नीति। ये थोड़ा इससे भी जटिल है, धीरे धीरे इससे जटिलिए, इससे जटिलिए, इससे जटिलिए, इससे जटिलिए क्रम से। हड़प नीति ये डलहौजी लेकर के आए। अब इनका विधि, ये विधि के रूप में लेके आए, रूल के रूप में लेके आए, एक कानून लेके आए, उत्तराधिकार का कानून, कि जिसके अपने पुत्र या उत्तराधिकारी निजी नहीं है, गोद लिए हुए हैं, वो वैलिड नहीं है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? राज्य के सुशासन के लिए, राज्य के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए फिर अंग्रेज उसकी उत्तरदायित्व भी और उसकी शासन प्रणाली दोनों ले लेंगे, यानी कि वो ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन जाएगा। उद्देश्य कल्याण, उद्देश्य हमेशा अंग्रेजों का कल्याण रहा है। पितृसत्तात्मक सत्ता से प्रसूत अपने उपयोगितावादी दर्शन के अनुप्रयोग में अंग्रेजों में भारत में अपनी समस्त मानवीय हार्दिकता खो दी, ऐसा प्रश्न आया है यूपीएससी। पितृसत्तात्मक सत्ता से प्रसूत, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फादर डोमिनेंट स्टेट, फादर डोमिनेंट स्टेट, कि हम पिता की भांति शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। ये अशोक का है। अशोक पृथक शिलालेख, कलिंग प्रज्ञापन, प्रथम एंड द्वितीय, सारी प्रजा हमारी संतान और एक पिता की बात में उनके कल्याण की कामना करता हूं। ये सत्ता का जो प्रसूतीकरण है, सत्ता की ये शासन व्यवस्था की जो प्रणाली है, ये पितृसत्तात्मक सत्ता अशोक की दी हुई है, अच्छी है। बहुत बाद में आधुनिक राजनीति में बेंथम ने जो कल्याणकारी राज्य की बात की है, उपयोगितावाद की जो फिलॉसफी में कल्याणकारी राज्य, उसका थीम ही यही है। तो अंग्रेजों ने कहा कि अपने उपयोगितावादी दर्शन के अनुप्रयोग में, मतलब ऐसा प्रश्न आया, पितृसत्तात्मक सत्ता से प्रसूत अपने उपयोगितावादी विचारधारा के अनुप्रयोग में, कहा? भारत में जाने। तो कहने का मतलब, जाने मत दो, कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के रूप में अगर स्थापित होती थी और होता था, तो वो भारत के कल्याणार्थ ही प्रस्तुत होता था, कि भारत के कल्याण के लिए करे कुछ भी।
तो उत्तराधिकारी के वैलिड उत्तराधिकारी के अभाव में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्डोलॉजी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी अगर वैलिड नहीं है तो वो अच्छी शासन व्यवस्था प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो ये विधि लेकर के आए, रूल लेकर के आए कि अडॉप्टेड सन वाज नॉट वैलिड फॉर द सक्सेसर। हड़प नीति। अब हद हो गई यहां तक आते आते, और हद और भी तमाम राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक मामलों को लेकर के हो ही रही थी। शासन व्यवस्था की हद हो गई, तो विद्रोह वगैरह हुआ 1857 तक। 1858 इसके बाद जो शासन अधिनियम आया है हड़प नीति के बाद, ये सब शासन अधिनियम है, एक प्रकार से शासन अधिनियम है। इसके बाद जो शासन अधिनियम आया हो 1858 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, पूरी की पूरी भारत की सत्ता हड़प ली गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, और भारत की सत्ता ब्रिटिश राज मुकुट, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, कर दिया गया। ये प्रक्रिया भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की स्थापना की है 1858 तक। उसके बाद तो शासन व्यवस्था से मुक्ति पाने का प्रयास है 1858 के बाद। 1858 तक, 1757 से 1858 तक भारत में सत्ता स्थापित करने की, ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया है, और 1858 के बाद उस शासन व्यवस्था से मुक्ति पाने का भारतीयों का प्रयास है। ये दो भाग में ऐसे। तो हड़प नीति, हमने एक क्रम व्यवस्था इसलिए यहां तक बता दिया कि ये जब द्वैत शासन की शुरुआत की है तो इसको यहीं तक न माना जाए। इसकी ये लड़ी है, ये लड़ी है, क्रम में लगी हुई है कि किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत स्टेप बाय स्टेप नए नए रूप में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है और लेके जा रहा है। तो बक्सर के विजय के बाद बंगाल में द्वैत शासन, डुअल रूलिंग सिस्टम की स्थापना हुई, जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र, रेवेन्यू, अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्ति अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, यानी समस्त इनकम के साधन और सैनिक शक्तियां, विदेशी मामले, उसको भी नोट कर लीजिए, विदेशी मामले अपने हाथ में, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी इंडियंस यानी कि नवाब के हाथ में, कोई आपदा विपत्ति, ठीक है, डिजास्ट्रस एनीथिंग, उसके लिए जिम्मेदार नवाब है और कमाने के लिए जिम्मेदार अंग्रेज है। इसको कहते हैं द्वैत शासन, दोहरी शासन प्रणाली ये स्थापित हुई। बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े, क्लियर हो गई है और हम आगे बढ़े, ठीक है। तो ये है बंगाल में द्वैत शासन। अब द्वैत शासन के दुष्परिणाम, इंपैक्ट ऑफ द्वैत शासन, इसके दुष्परिणाम क्या है? में वाराणसी ने समाप्त कर दिया। बस बिंदुवार लिखिए, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। द्वैत शासन के दुष्परिणाम, बैड इंपैक्ट ऑफ डुअल रूलिंग सिस्टम। पहला, प्रशासनिक व्यवधान, प्रशासनिक व्यवधान, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टर्ब, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टर्ब।
यार एक सत्ता, एक लोग शासन करो, एक नियम से करो, दो लोग, दो अलग अलग नियम, दो अलग अलग विचारधारा, राज्य एक, राज्य की जनता एक विचारधारा की, तो क्लैश होता है ना, क्लैश होता है, टकराहट होती है। हम कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, जनता पिस रही है। होता नहीं मिली जुली सरकार वाले में, आप लोग देख लीजिए। हालांकि आजकल की मिली जुली सरकारों में प्रॉब्लम, मिली जुली सरकारें कम है, लेकिन थोड़ा बहुत है। जैसे कि महाराष्ट्र को उठाइए, अब उद्धव जी की जो विशेष रूप से खिंचाई हो रही है, वो मिली जुली होने के कारण हो रही है। अच्छा, उनको भी मैनेज करना है, अब उनको भी इधर भी मैंने, नहीं तो कहेगा भैया हमारा, हम समर्थन वापस लेते, तुम जाओ अपनी सरकार बनाओ। तो विचारधारा से समर्थन करना है, तो तुरंत लालच में तो विचारधारा से समर्थन हो जाए, लेकिन जो एक अस्थायी विचारधारा है अपनी, उस पर तो प्रॉब्लम आती ही है। और भारतीयता की जो अस्थायी विचारधारा है, इस ड्यूल रूलिंग सिस्टम से प्रभावित हुई, यानी प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। तो प्रशासनिक व्यवधान। दूसरा है कृषि का ह्रास। कृषि का ह्रास, डिप्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डिप्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहां पर अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? इतना बड़ा प्रोपोगंडा करने का एकमात्र उद्देश्य, अधिक से अधिक धन कैसे वसूला जाए, और जीत जाने के बाद तो राजस्व दीवानी लेके चले गए भाई। तो भू राजस्व का अधिकार पाने के बाद अधिक से अधिक, तो उन्होंने ठेके पर भू राजस्व वसूलने को दे दिया। अधिक बड़ी से बड़ी बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूलने, तो वो अधिक से अधिक जो बोली लगाता था, वो उसको ठेका मिलता था, वो जाकर के किसानों की लूट करता था। किसान बेचारे परेशान, उत्पादन ना हो तब भी अधिक से अधिक देना ही देना था। तो कृषि का विशेष रूप से ह्रास हुआ, उत्पादन कम होता था, लगान अधिक से अधिक जाता था, किसान परेशान होते। 1770 का जो अकाल है वो इसी का परिणाम है। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए। बंगाल में अकाल, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए इस अकाल में। उस समय कर्टियर गवर्नर था जब अकाल पड़ा बंगाल में। तो इसके इस प्रकार से परिणाम आए। इसी प्रकार उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। डिप्रेशन इन इंडस्ट्री फील्ड, उद्योग तथा दक्षता का ह्रास। देखो यहां से इतना ज्यादा धन अब आ रहा है, तो इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। यहां से वस्त्रों के सीधे उत्पादन को प्रमोट ना करके कच्चे मालों के उत्पादन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। तो रेशम के धागे, रेशमी वस्त्र बुनने को का जो उद्योग है, कपड़ा बुनने का जो उद्योग है, उसको फ्रस्ट्रेट किया गया, डिमोरलाइज किया गया, और धागे निकालने को प्रमोट किया गया रॉ मटेरियल्स के रूप में, जो इंग्लैंड सीधे भेजा जाए और वस्त्र वहां से बन के आए। तो रेशम के धागे बनाने वाले विशेष रूप से इससे प्रभावित है, उद्योग प्रभावित हुआ। कई लोगों ने तो अपनी उंगलियां कटवा ली, क्योंकि ये लोग जो रेशम कपड़े बनाने में जो बुनकर लोग लगे हुए थे, उनको धागा निकालने के लिए स्पेशली कर दिया गया कि धागा निकालो, सरकारी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करो। अपने अंगूठे तक कटवा लिए, स्थिति ये थी। तो कुल मिला के उद्योग और दक्षता का, वो मतलब अच्छा बुनकर है, अच्छा कपड़ा बना रहा है यार, उसको कदम धागा निकालो, तो इससे जो स्किल्डनेस है, इससे जो दक्षता है, स्किल्डनेस प्रभावित होती है ना, इससे स्किल्डनेस भी प्रभावित हुई और उद्योग धंधे भी चौपट हुए। वो करने ही थे, क्योंकि यहाँ से गए हुए
धन से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब उन उद्योगों से उत्पादित मालों के लिए भारत को एक बाजार बनाना था, तो इस बाजार से अधिक लाभ लेने की प्रक्रिया होनी थी। तो ऐसे में भारत को कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के सप्लायर के रूप में ही डेवलप करना था। इंडस्ट्री फील्ड के रूप में इंग्लैंड डेवलप होगा और भारत दो फील्ड, एक बाजार और एक रॉ मटेरियल, तब न जाके अधिक से अधिक धन का गमन उधर होगा। अब ऐसे तो यहाँ से बुने हुए कपड़ों को, बनाए हुए कपड़ों को लेके जाते थे, वहां बेचते थे, तो इस व्यापार का लाभ तो भारतीयों को ज्यादा होता था ना। व्यापार भारत के पक्ष में था जब तक कपड़े यहां से सप्लाई होते थे। इस व्यापार की जो दिशा है, लाभ की दिशा है, इसको मोड़ना था, अपनी ओर करना था। तो अब ये सब जो जीतने के बाद जो उनको शासन, प्रशासन, राजस्व के अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों से ये कार्य लोगों ने किया, तो दक्षता और उद्योग दोनों का ह्रास। बात समझो, समझिए ना, स्किल्डनेस एंड इंडस्ट्री दोनों पे लगी। इतना बस बहुत है समझने के लिए। भारतीय व्यापार का विघटन, व्यापार का विघटन डिमोशन ऑफ इंडियन ट्रेड, ये सब अंग्रेजी वाले शब्द हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो किसी को सुधार करना हो, उसमें कुछ नया लाना हो तो कर सकता है, लेकिन मुझको जो अच्छा समझ में आता है मैं कर देता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी के मामले में कपिल शर्मा समझो हमको, तभी हम ज्यादा खींचने का प्रयास करने को कर ले जाए, लेकिन उसी मीडियम में दोनों मैनेज करना होता है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। एक ही मुद्दा है तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, इतना कठिन भी नहीं है। तो क्या करें, डिमोशन ऑफ इंडियन ट्रेड, भारतीय। अब यार देखो, मुद्दा तो व्यापार का है, मेन मुद्दा व्यापार का है। अब ब्रिटिशर्स आए, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किए, जीते, सब कुछ किए, सारे राइट्स लेकर के गए अपने हाथ में। तो व्यापारिक एकाधिकार को ही हर मुद्दे पर तो व्यापारिक एकाधिकार उनके हाथ में गया। तो जो भारतीय व्यापार है उसको फ्रस्ट्रेट किया गया, भारतीय व्यापार को फ्रस्ट्रेट किया गया, भारतीय व्यापार का नुकसान हुआ, व्यापार अंग्रेजों के हाथ में, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार वो लेके गए। तो ये द्वैध शासन के दुष्परिणाम है। इस केएम पन्नेकर जो सिख इतिहासकार है, उन्होंने स्टेट, और एक ब्रिटिश इतिहासकार है पर्सिवल स्पेयर, उन्होंने लूट और बेशर्मी का काल कहा, पीरियड ऑफ लूट एंड सैम्पल। तो पर्सिवल स्पेयर ने इसको लूट, नोट भी कर लीजिएगा, पर्सिवल स्पेयर ने इसको लूट और बेशर्मी का काल कहा है, इस द्वैध शासन को। और सिख इतिहासकार केएम पन्नेकर ने इसको डाकू राज्य की संज्ञा दी है। बात जो भी हो, वारेन हेस्टिंग्स ने आकर के 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया। क्या किया वो मैंने आपको बताया है, उस पॉलिसी में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सब मामला ऑप्शनल का बहुत डिटेल वाला है, जीएस में है नहीं, फिर भी हम लोग टच कर लेते हैं थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। तो इस तरीके से द्वैध शासन ही समाप्त होता है और बक्सर का युद्ध कंप्लीट होता है और बंगाल की स्थिति खत्म हो जाती है। कुछ नवाब एक दो और आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे सैफुद्दौला आए, 1766 से 75 तक रहे। सैफुद्दौला 1766 से 75 तक काम कुछ नहीं। एक लास्ट वाले जो अंतिम है वो है मुबारक उद्दौला,
हालांकि इनका नाम ही मुबारक उद्दौला, इनके साथ कोई मुबारक बात नहीं है। 1775 में आए और गए। ठीक है, तो ये स्थिति है। जॉन सुलिवन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ मद्रास के अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा है अपनी इस व्यवस्था की प्रशंसा में, जो सिस्टम उन्होंने बक्सर की विजय के बाद भारतीय भूभाग पर जहां जहां मौका मिला, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे अवध हो, चाहे दिल्ली हो, जहां कहीं भी मौका मिला उनको स्थापित किया। उस सिस्टम की खासियत बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं। जॉन सुलिवन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ मद्रास के अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा है कि हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से समस्त अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और टेम्स के किनारे ले जाकर के निचोड़ देती है। By absorbing all good things from near at Ganga and deposited near at Thames. टेम्स वहां की नदी है, गंगा यहाँ की नदी है। गंगा घाटी उपजाऊ क्षेत्र के लिए यहाँ प्रसिद्ध है, टेम्स वहां किस लिए प्रसिद्ध है वो लोग जाने। ठीक है, इट मीन्स इनके कहने का मतलब हमने इतना धन लूटा यहां से। कहा नहीं, कहा तो दादा भाई नेहरू जी ने। इनकी इस लूट को वर्णित करने का काम दादा भाई नेहरू जी ने किया। उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक ड्रेन थ्योरी है उन्होंने दिया था, नहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ, किस प्रकार से इंग्लैंड भारत का धन लूट रहा है, मतलब ड्रेनेज जिस प्रकार से भी हुआ। तो मुबारक उद्दौला बंगाल के अंतिम नवाब थे। उसके बाद बंगाल सीधे 1775 में अंग्रेजों के अधीन हो गया, फोर्ट विलियम के अधीन हो गया। अब गवर्नर जनरल जो वहां के थे, वहां का शासन प्रशासन उत्तरदायित्व सारी व्यवस्था वही देखते। ठीक है, तो बंगाल यही समाप्त करते हैं। और एक बड़ा टॉपिक समाप्त हुआ, लगभग प्रांतीय राज्य व्यवस्था का लगभग समाप्त। कुछ फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ 2 युद्ध हम लोगों को और पढ़ने हैं, चलिए वो भी बड़े काम के हैं। एक मैसूर आंग्ल संघर्ष और एक है आंग्ल मराठा। मराठे पढ़ेंगे, मैसूर पढ़ेंगे, सिख भी हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ खास बिंदु हम लोग देख लेंगे, लेकिन 3 राज्य और पढ़ेंगे। लेकिन कोई नया टॉपिक शुरुआत करनी है, समय है नहीं, हमको लगता है कि 9:30 बज गया, बजने 1 मिनट बचा है। ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट और पढ़ा सकते हैं, 10-12 मिनट में होना हवाना कुछ है नहीं। तो आज की क्लास लेट में शुरू हो रही है और ऐतिहासिक घटना है कि पहले बंद हो रही है। ठीक है, ऐतिहासिक घटना को याद रखिएगा, उन तथ्यों को याद रखिएगा। आज हमारा भी नेटवर्क थोड़ा स्लो चला है, शुरू में डिस्टर्ब बहुत हो जाता है। आज हम कुछ डिस्टर्बेंस समाप्त करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, कल फिर मिलेंगे अपने निर्धारित समय से। रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठा करके, यार हिमांशु जी है रहते हैं तो अपना पूछ पाछ लिया करो। कोई ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, तो समय खूब है। ठीक है, फिलहाल आज रहने देते हैं, आज क्लास यहीं तक है। कल फिर समय से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, मतलब पढ़ते रहिए। ओके।